मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी सभ्यता का रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं सभ्यता का रहस्य। यूँ तो मेरी समझ में दुनिया की 1001 बातें नहीं आती, जैसे लोग प्रातःकाल उठते ही बालों पर छुरा क्यों चलाते हैं। क्या आप पुरुषों में भी इतनी नजाकत आ गई है कि बालों का बोझ उनसे नहीं संभलता। एक साथ ही सभी पढ़े लिखे आदमियों की आंखें क्यों इतनी कमज़ोर हो गई हैं। दिमाग की कमज़ोरी ही इसका कारण है या और कुछ। लोग किताबों के पीछे क्यों इतने हैरान होते हैं, इत्यादि। लेकिन इस समय मुझे इन बातों से मतलब नहीं। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठ रहा है और उसका जवाब मुझे कोई नहीं देता। प्रश्न यह है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन है। सभ्यता के लक्षण क्या हैं। सरकारी नज़र से देखिए तो इससे ज़्यादा आसान और कोई सवाल ही ना होगा। बच्चा बच्चा इसका समाधान कर सकता है। लेकिन ज़रा गौर से देखिए तो प्रश्न इतना आसान नहीं जान पड़ता। अगर कोट पतलून पहनना, टाई हैट लगाना, कॉलर लगाना, मेज पर बैठकर खाना खाना, दिन में 13 बार कोको या चाय पीना और सिगार पीते हुए चलना सभ्यता है, तो उन गोरों को भी सभ्य कहना पड़ेगा जो सड़क पर शाम को कभी कभी टहलते नजर आते हैं। शराब के नशे में आंखें सुर्ख, पैर लड़खड़ाते हुए रास्ता चलने वालों को अनायास छेड़ने की धुन। क्या उन गोरों को सभ्य कहा जा सकता है? कभी नहीं। तो यह सिद्ध हुआ कि सभ्यता कोई और ही चीज़ है। उसका देह से इतना संबंध नहीं है जितना मन से। मेरे इन्हें गिने मित्रों में एक राय रतन किशोर भी हैं। आप बहुत ही सहृदय, बहुत ही उदार, बहुत अधिक शिक्षित और एक बड़े ओहदेदार हैं। बहुत अच्छा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए काफ़ी नहीं होती। 1/4 वेतन तो बंगले ही की भेंट हो जाता है। इसलिए आप बहुधा चिंतित रहते हैं। रिश्वत तो नहीं लेते, कम से कम मैं नहीं जानता। हालांकि कहने वाले कहते हैं, लेकिन इतना जानता हूँ कि वह भत्ता बढ़ाने के लिए दौरे पर बहुत रहते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए हर साल बजट की किसी दूसरी मद से रुपए निकालने पड़ते हैं। इनके अफसर कहते हैं, इतने दौरे क्यों करते हो? तो जवाब देते हैं कि इस जिले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौरे ना किए जाएं, रियाया शांत नहीं रह सकती। लेकिन मज़ा तो यह है कि राय साहब उतने दौरे वास्तव में नहीं करते जितने कि अपने रोजनामचे में लिखते हैं। उनके पड़ाव शहर से 50 मील पर होते हैं। खेमे वहाँ गड़े रहते हैं, कैंप के अमले वहाँ पड़े रहते हैं और राय साहब घर पर मित्रों के साथ गपशप करते रहते हैं। पर किसी की मजाल है कि राय साहब की नेक नीयत पर संदेह कर सके। उनके सब पुरुष होने में किसी को शंका नहीं हो सकती। एक दिन मैं उनसे मिलने गया। उस समय वह अपने घसियारे दमड़ी को डांट रहे थे। दमड़ी रात दिन का नौकर था, लेकिन घर रोटी खाने जाया करता था। उसका घर थोड़ी ही दूर पर एक गांव में था। कल रात को किसी कारण से यहाँ ना आ सका, इसलिए डांट पड़ रही थी। राय साहब, जब हम तुम्हें रात दिन के लिए रखे हुए हैं तो तुम घर पर क्यों रहे? कल के पैसे कट जाएंगे। दमड़ी, हुजूर एक मेहमान आ गए थे, इसी से ना जा आ सका। राय साहब, तो कल के पैसे उसी मेहमान से लो। दमड़ी, सरकार अब कभी ऐसी खता ना होगी। राय साहब, बकबक मत करो। दमड़ी, हुजूर। राय साहब, 2 रुपए जुर्माना। दमड़ी रोता हुआ चला गया। रोजा बख्शाने आया था, नमाज गले पड़ गई। 2 रुपए जुर्माना ठुक गया। खता यही थी कि बेचारा कसूर माफ कराना चाहता था। यह एक रात को गैर हाजिर होने की सजा थी। बेचारा दिन भर का काम कर चुका था, रात को यहाँ सोया ना था। इसका दंड। और घर बैठे भत्ते उड़ाने वालों को कोई नहीं पूछता, कोई दंड नहीं देता। दंड तो मिले और ऐसा मिले कि जिंदगी भर याद रहे, पर पकड़ना तो मुश्किल है। दमड़ी भी अगर होशियार होता तो जरा रात रहे आकर कोठरी में सो जाता, फिर किसे खबर होती कि वह रात को कहाँ रहा।
पर गरीब इतना चंट ना था। दमड़ी के पास कुल 6 बिस्वे जमीन थी, पर उतने ही प्राणियों का खर्च भी था। उसके 2 लड़के, 2 लड़कियां और स्त्री सब खेती में लगे रहते थे, फिर भी पेट की रोटियां नहीं मयस्सर होती थीं। इतनी जमीन क्या सोना उगल देती? अगर सब के सब घर से निकलकर मजदूरी करने लगते तो आराम से रह सकते थे, लेकिन मौरूसी किसान मजदूर कहलाने का अपमान न सह सकता था। इस बदनामी से बचने के लिए 2 बैल बांध रखे थे। इसके वेतन का बड़ा भाग बैलों के दाने चारे में ही उड़ जाता था। ये सारी तकलीफें मंजूर थीं, पर खेती छोड़कर मजदूर बन जाना मंजूर न था। किसान की जो प्रतिष्ठा है वह कहीं मजदूर की हो सकती है, चाहे वह रुपए रोज ही क्यों न कमाए। किसानी के साथ मजदूरी करना इतनी अपमान की बात नहीं। द्वार पर बंधे हुए बैल उसकी मान रक्षा किया करते हैं, पर बैलों को बेचकर फिर कहाँ मुँह दिखलाने की जगह रह सकती है।